Hello friends, welcome to my channel Bits Aboard. So today in this video we will discuss about the third chapter of economics of class 10th which is money and credit यानी धन और ऋण. ठीक है, तो let's start this chapter. So our first topic is money as a medium of exchanger. यानी मनी क्या है, तो हम मनी को कह सकते हैं कि मनी हमारा जो है पैसा जो है वो विनिमय का एक माध्यम है, यानी एक्सचेंज का एक मीडियम है आदान प्रदान का. ठीक है, ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट. यानी एक कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा हो वो कोई भी उस पैसे के बदले जो है किसी भी वस्तु को वो जो है खरीद सकता है. यानी उस पैसे के बदले जो है उस सामान के उस वस्तु के बदले जो है वो उस मनी को देकर जो है यहाँ पर मनी और वो वस्तु के बीच जो है उसका आदान प्रदान करके उसकी जो इच्छा है उसे जो है वो प्राप्त कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है दस एवरीवन प्रीफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट. इसलिए सभी व्यक्ति जो है वो पेमेंट्स को जो है वो मनी के रूप में लेना पसंद करते हैं और फिर उस मनी के द्वारा जो है वे जो है मनचाही वस्तु को जो है प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज. दिस इज नॉन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. यानी ये जो है बहुत पहले की यहाँ पर बात कही जा रही है कि बहुत पहले के ज़माने में जबकि जो हमारा करेंसी नोट्स कॉइन्स वगैरह ये सब जब प्रेजेंट नहीं थे, तो मतलब उस ज़माने में जब है मनी का कोई नामो निशान नहीं था, तो उस ज़माने में जो है आदान प्रदान कैसे होता था. तो उस समय जो है वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था जिसे जो है हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स बोलते हैं. ठीक है, यानी इच्छाओं का दोहरा संयोग. मतलब एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी तो मान लीजिए अगर आपको कोई बुक खरीदनी हो तो आपके पास पैसा हो तो आप किसी भी सेलर को जो है वो आप पैसा दे के बुक खरीद सकते हैं. लेकिन जब अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई अगर गिटार है और आपको बुक खरीदना है, तो आपको एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको आपके गिटार के बदले में आपको बुक दे. ठीक है, तो मतलब ऐसे दो लोगों का मिल पाना जो कि एक दूसरे जो वस्तु मतलब जो एक व्यक्ति बेचना चाहता है और दूसरा उसी को खरीदना चाहता है, तो ऐसा संजोग हो पाना जो है बहुत ही कठिन होता था. ठीक है, तो ये जब हमारा मनी नहीं था तब जो है ये सिस्टम चलता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है, तो उसमें क्या व्हाट ए पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाई. तो यानी यही जो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, इसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जो बेचना चाह रहा है दूसरे के द्वारा जो है वही खरीदना होना जो है एकदम जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट होता था. ठीक है, अब यहाँ पर बार्टर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि बार्टर सिस्टम क्या है हमारा. तो बार्टर सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कि जो गुड्स है हमारे यानी वस्तुएं जो हैं वो डायरेक्टली जो है बिना पैसे की मदद के जो है वो मतलब वस्तुओं के एक वस्तु की जो है दूसरे वस्तु से जो है आदान प्रदान करने की जो सिस्टम होती थी उसे जो है हम बार्टर सिस्टम बोलते थे. ठीक है, वहाँ पर जो है मनी का कोई रोल नहीं होता था क्योंकि उस टाइम मनी जो है वो प्रेजेंट ही नहीं था. ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके विरोध में क्या दिया हुआ है कि इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज मनी बाई प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो यहाँ पर बता रहा है कि वैसी इकोनॉमी में जहाँ पर जो है मनी का जो प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर जो मनी है हमारा वो इन दोनों जो दो गुड्स के बीच एक्सचेंज होता था उनके बीच जो है मनी जो हमारा इंटरमीडिएट का काम करके जो है ये जो हमारी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की जो प्रथा है इसे जो है वो ख़त्म कर चुका है. यानी अब अगर जिसके पास जो मनी होगा तो वो जो चाहे वस्तु जो है मनचाहे खरीद सकता है. उसको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि जो वो सामान को बेच रहा है वही दूसरा खरीदे और जो उससे ज़रूरत है वही वो सामान उसको दे. ठीक है, तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है ये जो है ख़त्म हो गई हमारे मनी के मनी के इन्वेंशन के बाद. ठीक है, तो मनी क्या है हमारा, तुम कह सकते हैं कि मनी जो है हमारा वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है एक्सचेंज प्रोसेस में. ठीक है, तो इसीलिए जो है हम मनी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. इसी जो है हम बार्टर सिस्टम जो है बोलते हैं इसे. ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी आधुनिक युग में जो मनी जो है किन किन रूपों में प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मनी है हमारा वो मनी कुछ ऐसा चीज़ है जो कि जो है एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शंस यानी वस्तुओं के आदान प्रदान में जो है उसका यूज होता है. ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी. यानी जब जो है मतलब पहले के ज़माने में आज से लगभग कुछ दशकों पहले जो है जब कॉइन्स का जो है कुछ दशकों या शताब्दी हम कह सकते हैं
उसके पहले जो है प्राचीन काल में जब कॉइन्स का इन्वेंशन जब नहीं हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, उस समय वस्तुओं को जो है हम मनी के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुत प्राचीन काल में जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वे अनाज और पशुओं को जो है वो पैसे के रूप में यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई फसल उगाया उसने, तो अगर उसको अगर कुछ मान लीजिए उसको अगर एक कोई बुक खरीदनी हो तो वो अपना ग्रेन दे के वो अपना वो अपना अनाज दे के जो है वो बुक को खरीद सकता था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो वो ग्रेन है, उसका अनाज है, उसे जो है वो मनी के रूप में यूज़ करके जो है अपनी मनचाही वस्तु यानी वो बुक को जो है वो खरीद सकता है कोई भी इंसान। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है करेंसी के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, यानी आधुनिक युग में जो मनी है हमारा वो किन रूपों में जो है प्रेजेंट है, तो वो पेपर नोट्स यानी कागज़ के नोट के रूप में और सिक्कों के रूप में जो है आज के ज़माने में जो वो करेंसी प्रेजेंट है। ठीक है, मनी को जो है अब एक्सचेंज का एक मीडियम क्यों माना जाता है, मतलब सारी जो पब्लिक है वो मनी को क्यों एक्सेप्ट करती है, तो मनी को इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है करेंसी के रूप में क्योंकि ये जो है ये हमारी जो किसी भी कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है उसका अथोराइजेशन होता है, उस किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा जो है वो अथोराइज होता है, जिसके कारण जो मनी जो है वो सबके द्वारा जो है एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसी के द्वारा जो है उसी के सुपरवाइजिंग में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है करेंसी जो है वो लॉन्च होता है। ठीक है, एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। भारत में आरबीआई के अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन जो है वो करेंसी को जो है करेंसी खुद का जो है उसका फॉर्मेशन नहीं कर सकती, उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, और नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट में रुपीज़, और भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वो रुपये मतलब करेंसी के रूप में जो मतलब जो नोट वगैरह हैं उसको जो है लेने से मना नहीं कर सकता किसी भी ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिट्स विथ बैंक, यानी बैंक में जो है जमा करना। ठीक है, बैंक जमा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वह दूसरा तरीका जिससे कि जो पीपुल जो है मनी को जो है डिपॉजिट करते हैं तो वो है बैंक में डिपॉजिट करना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के पास मनी है, पैसा है तो वो खुद अपने पास ही रखेगा। ठीक है, वो उसे बैंक में डिपॉजिट करके जो है रख सकते हैं अपने अकाउंट में। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लोग हैं वो एक बैंक में जो है अपने नाम से जो है बैंक अकाउंट खुलवा कर जो है उसमें जो है डिपॉजिट के रूप में अपनी मनी को जो है रख सकते हैं। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं वो इन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उसको जो है कोई भी व्यक्ति अगर अपने अकाउंट में पैसा जमा कराने जाता है तो जो बैंक है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद से एक यहाँ पे प्रॉफिट ये होता है कि बैंक जो पैसा लेता है उसे वो जमा तो करता ही है, साथ ही जो है वो उस पर जो है ब्याज भी देता रहता है। ठीक है, मतलब जिसका पैसा है उसी को जो है बैंक ही पैसा देगा। ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा। और यहाँ पे दिया हुआ है पीपुल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एंड व्हेन दे रिक्वायर, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैंक में हम सिर्फ पैसा जमा कर सकते हैं और सिर्फ पैसा जमा कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। हम बैंक से जो है लोन के रूप में भी जो है क्रेडिट भी जो है हम क्रेडिट बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत हो। ठीक है, Since the deposits in the accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits। अब चूँकि जो है हम डिपॉजिट्स को जो है मतलब जो पैसा हम बैंक में खुद का जमा किए हुए हैं उन्हें हम अपने डिमांड पर जो है निकाल सकते हैं, मतलब जब हमें ज़रूरत हो हम उसे निकाल सकते हैं, इसलिए जो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट इज़ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। तो ये वो फैसिलिटी है जो कि ये जो है मतलब मनी का जो है एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताती है। ठीक है, यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टीड ऑफ कैश। आपने चेक के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, मतलब कैश के अलावा जो एक्सचेंज प्रोसेस जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें चेक का भी इस्तेमाल करते हुए आपने देखा होगा या सुना होगा। ठीक है, अपने घर में या कहीं भी देखा होगा। ठीक है, तो फॉर पेमेंट बाय चेक द बायर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, यानी चेक के द्वारा पेमेंट करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जो है बैंक में उसका अकाउंट हो वो जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि उसे किसी व्यक्ति को देना रहता है या किसी को भी देना रहता है तो वो चेक के द्वारा जो है उसे दे सकता है। चेक क्या है हमारा, तो चेक जो है हमारा वो एक पेपर होता है जो कि जो है ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम चेक हैज़ बीन इशूड, यानी चेक एक पेपर होता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में उसके नाम से अकाउंट हो
तो वो जो है जिस व्यक्ति को चाहे उसको जो है पैसा जो है अपने डिपॉजिट, अपने बैंक डिपॉजिट से दिलवा सकता है, ठीक है। और वो अपना जो चेक के माध्यम से जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो बैंक को देता है, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। यानी चेक की जो ये फैसिलिटी है, इसके द्वारा जो है डिमांड डिपॉजिट को हम बिना कैश यूज किए भी जो है इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट along with currency, they constitute money in the modern economy। यानी चूँकि अब जब जो है हम करेंसी को जो है डिमांड डिपॉजिट के रूप में करेंसी को जो है वो पेमेंट के साथ एक बड़े पैमाने पर जो है यूज कर सकते हैं, इसलिए जो है ये हमारी मॉडर्न इकोनॉमी यानी जो हमारा आधुनिक अर्थशास्त्र है उसमें जो है मनी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट जो है वो उसका है, ठीक है। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड एंड नो पेमेंट बाई चेक्स अगेंस्ट दिस डिपॉजिट्स। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। लेकिन बैंक्स में जो है इन डिपॉजिट्स के विरोध में जो है कोई भी डिमांड या पेमेंट जो है वो चेक के अलावा चेक के द्वारा जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो हमारा मनी का जो हमारा मॉडर्न फॉर्म है वो करेंसी या डिपॉजिट्स है, ठीक है, जो कि हमारे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से लिंक्ड है। अब यहाँ पे दिया हुआ है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, ठीक है, यानी हम बैंक से कैसे जो है ऋण के बारे में जो है बताया गया है कि बैंक से कोई कैसे जो है ऋण ले सकता है या क्या क्या जो है उसमें प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो बैंक कीप्स ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एट केस विद देमसेल्व्स। यानी जो सभी जो पब्लिक होती है जो बैंक्स में अपना पैसा जमा करती है, तो बैंक्स टोटल मनी को जो है वो अपने पास बैंक में नहीं रखता है, ठीक है। क्योंकि जो लोग पैसा जमा किए रहते हैं वो रोज़ तो जाके पूरा अपना निकालते नहीं हैं डिपॉजिट्स अपना, वो केवल जब जिसको यूज़ होता है तब जाके निकालते हैं। तो इसलिए जो जितना भी डिपॉजिट होता है बैंक में, उस सारे डिपॉजिट को कैश के रूप में बैंक में रखने की कोई जो है आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जो बैंक वाले क्या करते हैं कि जो डिपॉजिट होता है बैंक के पास, वही डिपॉजिट जो उसी डिपॉजिट में से अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाके अगर बैंक से लोन निकालता है तो वो बैंकर जो है वो उसी डिपॉजिट में से जो है उन्हें वो लोन के रूप में देते हैं। लेकिन जो है जो बैंक होता है हमारा, अगर हम उसमें अपना पैसा, मान लीजिए कि अगर आप पैसा उसमें जमा कर रहे हैं तो आपको जो है वो कम इंटरेस्ट देगा, उस पर कम ब्याज देगा। और मान लीजिए मैं उससे लोन ले रही हूँ तो वो मुझसे जो है वो ज़्यादा ब्याज लेगा। और इन दोनों ये जो ब्याज है इसके बीच जो डिफरेंस हो रहा है, इसी से जो है हमारे बैंक की जो है इनकम होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बैंक में कुछ पैसा जमा कर दिया, ठीक है, तो आपको बैंक जो है वो आपको 8% ईयरली जो है वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, 8% पर एनम से आपको जो है इंटरेस्ट दे रहा है। और मान लीजिए मैं गई और मैंने जो है बैंक से लोन ले लिया और बैंक जो है मुझसे उसी पैसे पर जो है वो 50% पर एनम जो है मुझसे जो है वो उस पर इंटरेस्ट ले रहा है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस यानी जो 7% जो मनी है हमारे प्रिंसिपल का, मूलधन का, वो तो प्रॉफिट हो रहा है बैंक को। तो इसी के द्वारा जो हमारे बैंक्स की जो है वो इनकम होती है, ठीक है। आई होप आपको ये जो बात है ये समझ में आ गई होगी कि बैंक्स की इनकम जो है कैसे होती है। वहीं यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं उसका एक मेजर पोर्शन जो है बैंक जो है वो लोन देने में यूज़ कर देती है। और देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर, मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है लोन्स की जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स जो आम जो पब्लिक होती है जो बैंक में डिपॉजिट्स अपने जो है स्टोर अपने डिपॉजिट्स मतलब जमा करवाए रहती है अपने पैसा, तो बैंक जो है उन्हीं डिपॉजिट्स का यूज करके जो है दूसरे लोगों को लोन के रूप में, क्रेडिट के रूप में देती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बैंक जो है वो एक मीडिएट का काम करता है क्रेडिट लेने वाले की उसमें डिपॉजिट करवाने वाले और क्रेडिट लेने वाले दोनों के बीच में, ठीक है। और उसके बीच जो है वो जो उसे प्रॉफिट मिलता है उससे जो है बैंक की इनकम उसे मिलती है, ठीक है। जो बैंक है हमारा वो उससे अगर कोई लोन लेता है, क्रेडिट लेता है, तो बैंक जो है उससे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। और वही जो इन दोनों मतलब इंटरेस्ट लेने और देने के बीच जो है बैंक को जो प्रॉफिट होता है उसी के द्वारा जो है बैंक का जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है। जो मैंने अभी वो एग्जांपल के 8% और 50% वाले एग्जांपल से समझाया, उन्हीं के डिफरेंस से जो प्रॉफिट हो रहा है वही जो है हमारे बैंक के जो है इनकम का सोर्स है। अब यहाँ पे दिया हुआ है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब यहाँ पर अब कोई भी ऐरा गैरा जो है जाके बैंक से जो है वो लोन नहीं ले सकता। तो क्रेडिट लेने के लिए, कोई भी लोन लेने के लिए जो है कौन कौन से टर्म्स जो है मतलब क्या क्या नेसेसरी होते हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एडिशन। यानी वही बात कि कोई भी जो है अगर बैंक से लोन ले रहा है तो उसे जो है जो प्रिंसिपल जो मूलधन वो लिया रहेगा उसके साथ साथ जो है वो उसे उस पैसे पर जो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट यानी ब्याज जो है उसे देना पड़ेगा, ठीक है। और लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट द लोन, और जो लेंडर्स हैं यानी जो पैसा देने वाले हैं वो कोलेटरल के रूप में जो है उससे कुछ वस्तु जो है बिलीव के रूप में जो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसे हिंदी में हम ऐसे अपने डेली लाइफ में जो है ऐसे बांधे रखना ऐसे कोई शब्द यूज़ करते हैं ना, तो उसी को जो है हम कोलेटरल बोलते हैं। तो ये जो अगर कोई लोन लेता है तो अपना कोई भी जो वस्तु जो है वो उसे कोलेटरल के रूप में जो उसे दे सकता है, और फिर जब उसका पैसा चुका जाता है तो वो अपने कोलेटरल वस्तु को जो है वो ले सकता है, ठीक है। तो कोलेटरल क्या है हमारा, वो एक एसेट है जो कि बोरोवर यानी जो पैसा लेने वाला होता है वो अपना कुछ सामान जो है वो एक विश्वास के रूप में जो है वो जो मनी लेंडर होता है उसे दे देता है, और उसके बाद से जब जो बोरोवर है जब वो पैसा उसे चुका देता है इंटरेस्ट के साथ, तब जो है वो अपने कोलेटरल को जो है वापस ले लेता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द इंटरेस्ट रेट कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, यानी ये तीनों जो है हमारे इंटरेस्ट रेट यानी उस पैसे पर कुछ ब्याज, और कोलेटरल यानी विश्वास के रूप में कुछ, और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये सब जो है ये लोन लेने के जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, यानी लोन लेने के कुछ जो है टर्म्स हैं, यानी इम्पॉर्टेंट जो है ये मतलब ये सब मतलब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके इन सब के बिना जो है हम इन सारे रिक्वायरमेंट के बिना जो है हम लोन नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, यानी भारत में जो है किन किन तरीक़ों से जो कौन कौन से सेक्टर हैं जिनके द्वारा क्रेडिट जो है लिया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से जो है वो लोन्स को जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो जो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स हैं उनको दो फॉर्म्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, ठीक है। तो अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एमॉन्ग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के द्वारा जो लोन्स लिया जाता है उन्हें जो है हम फॉर्मल क्रेडिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इनफॉर्मल क्या होता है, तो इनफॉर्मल तो वैसे जैसे जो मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स, व्यापारी वगैरह हो गए, या ऐसे नॉर्मल जो धनी पीपुल हो गए, धनी लोग जो है उनसे द्वारा या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के द्वारा जो हम पैसा लेते हैं उन्हें जो हम इनफॉर्मल लेंडर्स बोलते हैं। अब जो हमारा आरबीआई है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो सिर्फ जो फॉर्मल सेक्टर है हमारे लोन देने के, जो हमारे फॉर्मल सेक्टर से सिर्फ उनका जो सुपरवाइजिंग जो हमारा आरबीआई करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, यानी वही यहाँ पर एग्जांपल के रूप में बताया हुआ है कि जो बैंक है हमारा वो जो डिपॉजिट होता है उसी में से जो है वो क्रेडिट के रूप में देता है, और उसी का जो एक स्मॉल अमाउंट जो है कैश के रूप में हमेशा रखता है, ताकि जो उनसे जब कोई क्रेडिट मांगे तो उसे जो है वो आसानी से दे सकें। जो द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग ए कैश बैलेंस, यानी जो आरबीआई है हमारा वो किसी भी बैंक के द्वारा जो है कैश की बैलेंसिंग का जो मॉनिटरिंग जो है वो हमारा आरबीआई करता है फॉर्मल सेक्टर मतलब क्रेडिट के फॉर्मल सेक्टर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पीरियोडिकली यानी समय समय पर जो बैंक्स होते हैं उनको जो किसको उसने क्रेडिट दिया है और कितना जो है उसके द्वारा जमा किया जा चुका है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है बैंक्स के द्वारा आरबीआई को जो है समय समय पर देना पड़ता है, या कितने जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की कौन सी दर जो है वो मनी लेंडर्स के द्वारा लिया जा रहा है, बैंक्स के द्वारा लिया जा रहा है, वो सब जो है आरबीआई को जो है समय समय पर जो इन्फॉर्म किया जाता है बैंक्स के द्वारा। और यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा वहाँ पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा संगठन मौजूद नहीं है जो कि जो है इनफॉर्मल सेक्टर की जो है सुपरवाइजिंग करे। तो इसलिए जो इनफॉर्मल जो सेक्टर होते हैं उसमें जो मनी लेंडर्स होते हैं वो जितना चाहें अपने मन चाहे इंटरेस्ट से जो है लोगों को जो है वो पैसा देते हैं, ठीक है। और उनको जो है वो किसी भी तरीके से जो है किसी भी अनफेयर तरीके से जो है वो उस पैसे की जो है वो वसूली कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल सेक्टर है और उसके सुपरवाइजिंग के लिए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपेयर टू दी फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो इन दोनों अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल की अगर हम तुलना करें तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट जो है लोन्स पर लेते हैं, यानी जितना वो पैसा देते हैं क्रेडिट के रूप में, ऋण के रूप में, तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी मन चाहिए इंटरेस्ट जो उससे उस पर जो है वसूल करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द कोस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। यानी अगर हम किसी इनफॉर्मल सेक्टर से अगर हम लोन लेते हैं तो जो है जो लेने वाला है मतलब जो लोन लेगा उसको जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। और द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स यानी बहुत ज़्यादा जो है उधार देने का मतलब है कि जो हमारी अर्निंग है उसका जो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है हम लोन को पे करने में जो है हम उस पर देने में जो है उसको खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है सस्ता और अफोर्डेबल यानी जिसको जो कोई आम व्यक्ति जो है आसानी से उसको जो है उसको उसका भार जो है सह सके, ऐसे क्रेडिट देने से ही जो हमारा कंट्री है उसका डेवलपमेंट या विकास जो है होता है या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट। यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में जो है कौन जो है मतलब कौन कहाँ से जो है कौन फॉर्मल सेक्टर से लेता है और कौन इनफॉर्मल सेक्टर से जो है क्रेडिट लेता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो हमारे पुअर हाउस होल्ड जो गरीब लोग हैं तो लगभग 85% जो गरीब जनता है वो जो है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर से यानी हाई इंटरेस्ट पर जो है इनफॉर्मल सेक्टर से जो है वो लोन लेती है। जबकि हमारे शहरी क्षेत्र में जो है अर्बन हाउस होल्ड टेक ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। यानी शहरी इलाके में जो केवल 10% लोग जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से जो है वो यानी हाई इंटरेस्ट पर जो है लोन लेते हैं, जबकि 90% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से यानी हमारे बैंक वगैरह से जो है वो लोन लेते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे रिच हाउस होल्ड हैं यानी जो शहर के जो धनी लोग हैं वो जो है सस्ते लोन उन्हें मिल जाते हैं, जबकि जो हमारे पुअर जो हमारे गरीब लोग हैं जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो जो है इनफॉर्मल लेंडर से चूँकि जो वो क्रेडिट लेते हैं तो उनको जो है एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उन्हें ब्याज जो है देना पड़ता है। द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। यानी जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वो बस जो है 50% मतलब लगभग 50% क्रेडिट जो है वो हमारे फॉर्मल सेक्टर के द्वारा जो है वो दिया जाता है, और जो बाकी का जो बचा हुआ क्रेडिट है वो हमारे इनफॉर्मल सोर्सेज द्वारा ही जो है दिया जाता है। Thus, it is necessary that banks and cooperative increases their leading particularly in the rural areas so that the dependence on informal sources of credit resources। तो इसलिए ये हमें यहाँ पर बताया गया है कि बैंक्स इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो है वो ग्रामीण इलाकों में भी जो है जगह जगह जो है बैंक और कोऑपरेटिव्स की स्थापना करें, ताकि जो है इनफॉर्मल सोर्सेज के द्वारा जो है जो क्रेडिट लिया जाना है वो जो है वो थोड़ा कम हो और फॉर्मल फैक्टर्स के द्वारा क्रेडिट लिया जाना है वो बढ़े, ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो। जो मतलब वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स हैं उनको एक्सपेंड करने की यानी उसके विस्तार की ज़रूरत है, ताकि जो है फॉर्मल सेक्टर से सभी लोग जो है उससे क्रेडिट जो है उससे लोन ले सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वलिटी सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है हमारा वो इक्वलिटी के साथ यानी समानता के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि गरीब लोग भी जो है उससे जो है इसमें यानी सस्ते इंटरेस्ट पर जो है उनसे लोन ले सकें। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर यानी गरीबों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी उनकी मदद के लिए। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हमारे यानी जो निर्धन लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स पर जो है मेनली जो है क्रेडिट के लिए डिपेंडेंट है। बैंक का नॉट प्रिवेंट क्योंकि जो क्यों इनफॉर्मल सेक्टर्स पर डिपेंडेंट हैं ग्रामीण निर्धन लोग क्यों जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है, क्यों वो बैंक से नहीं ले सकते डिपॉजिट, क्योंकि बैंक जो है वो ग्रामीण इलाकों में हर जगह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और अगर कहीं प्रेजेंट भी है तो बैंक से लोन लेने के लिए हमें जो है बैंक से जो लोन लेना है मतलब फॉर्मल तरीके से जो लोन लेना है वो इनफॉर्मल तरीके से कंपैरिजन में जो है वो बहुत ही जो थोड़ा है मतलब कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं, वो जटिल प्रक्रिया है फॉर्मल तरीके से लोन लेने के लिए। तो इसलिए जो निर्धन लोग हैं वो जो है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो है वो एजुकेटेड भी नहीं होने के कारण उससे जो है इनफॉर्मल तरीके को ही ईजी मानते हैं, तो उन्हीं से जो है वो लोन लेते हैं, भले उनके लिए जो है उन्हें हाई इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। और इसका एक कारण ये भी है कि क्यों जो है निर्धन लोग इन फॉर्मल
फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट नहीं लेते हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेने के लिए वहाँ पर जो है कोलेटरल के रूप में यानी बिलीव के रूप में अपना कुछ जो वहाँ पर जमा करवाना रहता है। तो जो कि चूँकि जो पुअर लोग हैं, पुअर जो निर्धन लोग हैं, उनके पास कोलेटरल के रूप में बैंक को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, तो इसलिए जो है वो फॉर्मल तरीके से फॉर्मल सेक्टर जो है जो वो लोन नहीं ले सकते। जबकि जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं हमारे यानी कोई भी जो गांव के ज़मींदार वगैरह कोई भी धनी जो हो गया, जो वो जो है वो बोरोवर यानी जो पैसा लेने वाला उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हुए जो है बिना किसी कोलेटरल के जो है उसे पैसा दे देता है और उसके बाद से जो उससे मनचाही जो है ब्याज वसूलता है। लेकिन हाउ एवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड हरास द पुअर बोरोवर। यानी जो मनी लेंडर्स होते हैं वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट जो है वो ले सकते हैं और उसके बाद से जो उनका ट्रांजेक्शन है यानी जो उनका आदान प्रदान है, जो लेन देन है उनका, उसका कोई भी जो रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता है और वो किसी भी तरीके से जो है वो उससे जो है अपना पैसा वसूली कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जो है इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। यानी पिछले कुछ सालों में जो लोग जो हैं वो नए नए तरीके लोगों के द्वारा नए नए तरीकों की खोज की है, जिसके द्वारा गरीब लोगों को जो है आसानी से जो है लोन की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर मनी एंड क्रेडिट्स। आई होप दिस इज़ इजली अंडरस्टेबल टू यू। See you in the next video. Still, bye bye, take care, stay safe, keep learning and keep watching my channel Bits of Board. Thank you.